हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम्स जो कि 5512 प्लस भर्ती है, उसका जो पेपर होने वाला है 29 जून को पेपर होगा। ठीक है, तो ये लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर 2025-26 के लिए निकाला गया, जिसमें 5 ऑप्शन वाले प्रश्न जो है इसमें प्रैक्टिस सेट निर्धारित किए गए हैं, सेट किए गए हैं। तो चलिए आज इसी को देखते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो प्रैक्टिस सेट नंबर ये 26वां होगा। इसके पहले 25 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। ठीक है, आज का 26वां प्रैक्टिस सेट होगा। ऐसे देखा जाए तो इस बुक का जो है पहला प्रैक्टिस सेट है जो कि हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, आपको पता होगा 100 क्वेश्चन आने हैं इनमें से, तो उन सभी को एक साथ देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तो सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से इसमें दिया गया है, जो कि हिंदी से है। हमने दिया गया कि अपने समकक्ष अधिकारी से किसी संदर्भ में परामर्श लेना, इसके लिए जो है कौन सा पत्र लिखा जाता है। अब देखिए इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इसके अगर प्रीवियस आपने जो वीडियो मैंने अपलोड किया उसको अगर नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से जाकर आप पूरा एक साथ उसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो दिया गया है, इसमें बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहले का देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र जो होता है प्रायः समकक्ष अधिकारियों के बीच शीघ्र और विलंब कार्यवाही जानकारी अथवा परामर्श के लिए संदर्भ में लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र जो होता है व्यक्तिगत एवं आत्मीय शैली में लिखा जाता है। और अर्ध सरकारी पत्र जो होता है किस प्रकार का पत्र होता है, तो अनौपचारिक पत्र होता है। ठीक है, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है अर्ध सरकारी पत्र। ये अनौपचारिक प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। इसमें उत्तम पुरुष शैली में इस पत्र को लिखा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है। तो जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाता है तो उसको हम कहते हैं परिपत्र। क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, परिपत्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुत्री के द्वारा माता को पत्र में संबोधन क्या किया जाएगा। तो पुत्री के द्वारा अगर लिखा गया है माता को पत्र, तो उसमें संबोधन होगा पूजनिया माता जी। ठीक है, क्या होगा, पूजनिया माता जी होगा। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की क्या खराब कर रखी है। 5 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है कि आपको क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है कि क्या आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है आंसर क्या हो जाएगा ये बताना। ठीक है, तो आजकल के आए अगर यहाँ पे देखते हैं तो देखिए इसमें क्या होगा प्रश्नगत में, तो इसमें खाली स्थान में जो प्रयोग किया जाएगा वो हो जाएगा मिट्टी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, मिट्टी। क्योंकि जो खाली स्थान में मिट्टी का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी खराब करना एक मुहावरे के रूप में जो है इस्तेमाल किया गया है, तो मिट्टी यहाँ पर हो जाएगा, जिसका अगर हम बात करेंगे अर्थ होगा बर्बाद करना। ठीक है, मिट्टी खराब करना यानी कि बर्बाद करना, ये इसका मुहावरे का अर्थ होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ए पार्ट इसके लिए करेक्ट है। ठीक है, राइट आंसर क्या है, ए पार्ट इसके लिए करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है। इसमें से दासत्व शब्द में प्रत्यय बताना। प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय अगर मूल शब्द है तो उसके लास्ट में प्रत्यय लगता है। ठीक है, मूल शब्द के बाद में, और मूल शब्द के पहले जो है क्या लगता है, उपसर्ग, प्रत्यय और उपसर्ग लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्यय क्या आ जाए, दासत्व शब्द है, इसमें प्रत्यय क्या है, दासत्व शब्द में प्रत्यय जो लगा हुआ है वो त्वा प्रत्यय है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए राइट है, बी करेक्ट सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, समय सरगम उपन्यास जो है किसकी कृति है, किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा लिखी हुई है। समय सरगम, समय सरगम की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है लिखा गया है कृष्णा सोबती। किसके द्वारा, कृष्णा सोबती। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, सिसका ई पार्ट करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उनका नाम क्या है, कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती। इसमें राधा सोबती लिखा जो कि गलत है, कृष्णा सोबती हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आंसर क्या है, ई ऑप्शन इसके लिए सही है। कृष्णा सोबती ने समय सरगम लिखा हुआ है, और ये कब प्रकाशित हुआ था, ये जो उपन्यास है ये 2008 में प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन, कांटा का विशेषण शब्द कौन सा होगा। कांटा शब्द का विशेषण शब्द कौन सा होगा, बताना है। कांटा शब्द का विशेषण की अगर हम बात करेंगे तो इसका विशेषण हो जाता है कंटीला
जो कि दिया गया है ए पार्ट में, तो ए पार्ट इसके लिए राइट है, कटीला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आटा गीला होना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो होता है कठिनाई में पड़ना। ठीक है, क्या होता है? कठिनाई में पड़ना। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कठिनाई में पड़ना, सी पार्ट। ठीक है, क्रोधित होना मतलब आग बबूला होना, क्रोधित होना मतलब आग बबूला होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? और इस जो दिया गया है क्वेश्चन में, इसका अर्थ है कठिनाई में पड़ना। चलिए अगला प्रश्न है, सांप मारे लाठी भी न टूटे, इस लोकोक्त का अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्त का अर्थ होता है किसी की हानि के बिना स्वार्थ सिद्ध करना। और यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो किसी की हानि के बिना स्वार्थ सिद्ध करना। अब इस तीनों ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया होगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अगला प्रश्न है, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है? हिंदी की आदि जननी इनमें से बताना है। तो देखिए हिंदी जो शब्द है, हिंदी भाषा है, हिंदी की आदि जननी जो है संस्कृत भाषा से है, संस्कृत भाषा से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला दिया गया है, अर्पण का विलोम शब्द बताना है। अर्पण का विलोम शब्द क्या होगा? अर्पण, अर्पण का विलोम क्या होता है? अर्पण का विलोम होता है ग्रहण। क्या होता है? ग्रहण। ठीक है, तो अर्पण का विलोम ग्रहण होता है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसके लिए राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। दिया गया है, सुधी, मनीषी, बुध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तीनों। तो ये शब्द जो है किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये अगर हम देखेंगे तो ये इनमें से ये सभी पंडित के शब्द पर्यायवाची हैं। ठीक है, पंडित शब्द के पर्यायवाची, विद्वान हो गया, विज्ञ है, ठीक है, बुद्धि है, मनीषी है, ये सभी जो है पंडित शब्द के पर्यायवाची हैं। बाकी इसके अतिरिक्त धनी शब्द जो दिया गया, इसका पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? तो इसके पर्यायवाची में आ जाता है आपका धनवान, मालदार, दौलतमंद, ये सभी आ जाता है। ठीक है, पति जो दिया गया है, पति का पर्यायवाची क्या हो जाता है? स्वामी हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा भर्ता, इसके अलावा नाथ, इसके अलावा अगर देखा जाए शौहर, फिर आ जाता है घर वाला। तो इस प्रकार इसके अन्य पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, गुरु के पर्यायवाची में अगर हम बात करेंगे तो गुरु का पर्यायवाची हो जाता है शिक्षक। ठीक है, गुरु का पर्यायवाची क्या हो जाता है? शिक्षक हो जाता है। अध्यापक है, उस्ताद है, आचार्य है, ये सभी जो है गुरु के पर्यायवाची हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल का क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? ये किस साहित्यकार को प्रदान किया गया था? ये प्रदान किया गया था 2014 में कमल किशोर गोयनका को। उनका नाम क्या है? कमल किशोर गोयनका को। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? मार्तंड, अर्क, अंशुमाली जो है ये सभी जो पढ़ते हैं ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सूर्य के पर्यायवाची में दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भानु, रवि, अर्क, मार्तंड, अंशुमाली ये सभी होते हैं। निम्नलिखित में से खाली स्थान पर सही शब्द चुनना है। गिलास, फिर तोड़ा, बीच में भरना है। तो प्रश्न में अगर देखेंगे खाली हाथ में तो यहाँ पे भरा जाएगा किसने तोड़ा, गिलास किसने तोड़ा, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भर जाएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन किसने। क्वेश्चन नंबर 16 है, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इस आत्मकथा के लेखक हैं भगवान दास। इस आत्मकथा के लेखक कौन है? भगवान दास हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये दलित साहित्य के बड़े रचनाकार हैं। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। और अगर हम बात करेंगे इसमें सूरजपाल चौहान की, तो सूरजपाल चौहान ने तीर और तलवार लिखा हुआ है। ठीक है, मेरी माँ, ये दलितों की बस्ती है, ये सभी सूरजपाल चौहान के द्वारा लिखा हुआ है। चलिए गरल शब्द का विलोम इनमें से बताना है। तो देखिए गरल शब्द का विलोम होता है सुधा। क्या होता है? सुधा होता है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो करुणालय के रचनाकार कौन है? करुणालय के रचनाकार इनमें से देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है यानी कि गलत है? अशुद्ध वाक्य इनमें से बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में अशुद्ध वाक्य में देखेंगे तो तुम्हें हम अब नहीं समझा सकूंगी, तो ये जो है गलत रूप से लिखा हुआ है, तो गलती की गई है बी पार्ट में, तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका कौन सी है? इसमें से केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका इनमें से अगर देखा जाएगा तो कौन सा है? तो वो है गवेषणा। बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गवेषणा इसकी क्या हो जाएगा? आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। गवेषणा की अगर हम बात करेंगे तो इस पत्रिका का प्रकाशन जो है संस्थान के द्वारा 1962-63 में किया गया था। कब किया गया था? 1962-63 में किया गया था। इसका पहला अंक जो जारी हुआ था वो जनवरी 1963 में प्रकाशित हुआ था। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग इनमें से कौन सा शब्द नहीं है? तो देखिए, दावात दिया गया है, दीवार है, दवाई है, पुस्तक है। इनमें से अगर देखा जाए तो सभी कोई भी शब्द क्या है स्त्रीलिंग में नहीं है। तो आंसर क्या है? ई पार्ट कर रखिएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये सभी शब्द पुल्लिंग में आते हैं। अगला प्रश्न, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उपसर्ग क्या होता है? मूल शब्द के पहले लगता है। तो यहाँ पे विज्ञान में देखा जाएगा तो वी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि जो माना है वो शालिभद्र सूर्य को माना है। तो यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। ठीक है, शालिभद्र सूर्य। इनकी अगर द्वारा रचित जो रास ग्रंथ है वह है पंच पांडव रचित रास, जो इनकी फेमस है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय की बात करेंगे तो यहाँ पे बड़ी ई प्रत्यय हो जाएगा। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है। तो स्त्रीलिंग शब्द इनमें से अगर देखा जाएगा 25 में तो अश्विनी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी सारे शब्द जो है गौरव, समुदाय, संसार, इनमें से क्या है? पुल्लिंग है। अश्विनी शब्द स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? इनमें से सही नहीं है। बेटी का बेटियां दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे डिबिया का डिबिये दिया गया तो यहीं पर गलती की गई है। तो बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिबिया का बहुवचन जो होता है वो क्या होता है? डिबिया होता है। डिबिया होता है, ना कि डिबिये होता है। तो गलती यहीं पर की गई है, बाकी सारे सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानना है। संबंध कारक, ठीक है, संबंध कारक की अगर हम बात करेंगे तो एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जहाँ पे जाना जाता है वहाँ पर संबंध कारक होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें संबंध बताया गया है और इस प्रकार आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा जो है सही। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? ठीक है, गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? तो विकल्प में अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे गांधी जी के द्वारा जिसको सम्मान दिया गया उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। आंसर सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम क्या? देवदास किसने लिखा हुआ ये बताना। तो देवदास की अगर हम बात करेंगे तो ये लिखा गया है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता की बात करेंगे तो उनके लेखक का नाम क्या है? कामायनी के रचयिता का नाम है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आंसर ए पार्ट करेक्ट है इसके लिए, जयशंकर प्रसाद। इनकी इन रचनाओं में आंसू है, प्रेम पथिक है, लहर है, कानन कुसुम है, आदि है। ठीक है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करेंगे तो इनमें जो फेमस है वो अनामिका हो गया। ठीक है, परिमल हो गया, गीतिका है। सुमित्रा नंदन पंत की अगर देखा जाए तो युगबारी हो गई, युगांत हो गया, वीणा है, गुंजन है, ज्योत्सना, ये सभी हो जाएगी। महादेवी वर्मा की बात करेंगे तो निहार, ठीक है, यामा, अतीत के चलचित्र, ये सभी इनका हो जाएंगे। तो ये थे हिंदी के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग के क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 लड़कियां अर्थात BHOMS एक परिधि में केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं, SO के ठीक बाईं ओर हैं, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे? तो चलिए इसको हम लगाते हैं। तो इसमें बताया गया कि 5 लड़कियां केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हुई हैं और इस प्रकार हम इसको देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए केंद्र की ओर, ये हो गया केंद्र बिंदु, 5 लड़कियां बैठी हुई हैं तो 5 लड़कियों को हम बैठालते हैं केंद्र की ओर मुंह। एक ये है, 2, 3, 4 और 5। अब इसमें बताया कि SO के ठीक बाईं ओर है। S किधर है? O के ठीक बाईं ओर है और B के ठीक दाईं ओर बैठी हुई है। ठीक है, S जो है, S कहाँ पर? O के ठीक बाईं ओर इधर हो जाएंगी और B के ठीक दाईं ओर बैठी है तो B इधर हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि M S के बाएं दूसरे स्थान पर है। M क्या है? S के बाएं दूसरे स्थान पर, तो S के बाएं दूसरे स्थान पर तो ये हो जाएगा, यहाँ पर M हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि M S के बाएं दूसरे स्थान पर और H के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो H, अब एक ही पद बता तो यहाँ पे H बैठ जाएगा। अब इसका दायां किधर हो जाएगा? तो H का ठीक दायां अगर हम बात करेंगे तो ये इधर हो जाएगा और H के ठीक दायां बैठा हुआ है M, तो M इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, M क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछा गया था।
अभी पहला प्रैक्टिस सेट है तो ये थोड़ा सा इजी है। जिस तरीके से प्रैक्टिस सेट आगे आगे बढ़ेगा एक करके तो आपको क्वेश्चन उस तरीके से लेवल हार्ड मिलते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32 कि उस विकल्प को चुनिए जो तीसरी संख्या के ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है 483 अनुपात 331, फिर समानुपात, इसके बाद 415 अनुपात बताना इधर। ठीक है, तो इसमें संबंध निकालना हमें 483 में 331 में। तो देखिए इसमें सभी आप संबंध निकालेंगे। सबसे पहले तो इसमें एक ही संबंध यहाँ निकल के आएगा। 483 में से 331 घटाएंगे, कितना घटाएंगे तो 152 बचेगा। तो यहाँ पर पे हम क्या करेंगे कि 715 में से 152 घटा देंगे तो हमारा संख्या आ रहा है 563। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, सी पार्ट में जो कि मिल भी रहा है तो यही इसमें बैठ जाएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 563। चलिए क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि यदि ठीक है 33 है कि यदि दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर मान लीजिए है, कह रहा दक्षिण पूर्व, तो ये हो जाएगा उत्तर, ये होता है पूर्व, ये होता है दक्षिण, ये होता है दक्षिण और ये होता है पश्चिम। इस तरीके से बनता है। ठीक है, इसके जो बीच में ये वाली जो दिशा होती है, ये वाली दिशा होती है, ये वाली और ये वाली दिशा, ये सभी क्या होती है, अगर इसको देखा जाए तो ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा पश्चिम दक्षिण हो जाएगा और ये हो जाता है पूरब दक्षिण। इस प्रकार बन जाता है दक्षिण पूर्व। तो कहा जा रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाता है, ठीक है, क्या है दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाता है और उत्तर पश्चिम पश्चिम बन जाता है, दक्षिण पश्चिम दक्षिण बन जाता है और बाकी सभी दिशाएं इसी तरह बदल जाती है, तो उत्तर दिशा में इनमें से कौन सा होगा। यानी कि अगर दक्षिण पूर्व, पहला जो कहा जा रहा है दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाता है, तो दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाता है, मतलब कि अगर ये यहाँ से इधर मुड़ता है तो 45 डिग्री कोण घूमेगा। फिर उत्तर पश्चिम पश्चिम बनता है, तो उत्तर पश्चिम अगर इधर आएगा तो ये भी 45 डिग्री कोण घूमेगा। ठीक है, 45 डिग्री कोण घूमेगा, फिर पश्चिम बनेगा। और इसी प्रकार सारी जो दिशाएं हैं इसी तरीके से बदल के जो है कितना 45 डिग्री मुड़ती हैं, सभी 45 डिग्री मुड़ के जो बन जाती हैं। तो सभी दिशाएं 45 डिग्री वामावर्त, मतलब इस साइड में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ट्रांसफर होती हैं, बदल जाती हैं। तो उत्तर दिशा भी क्या होगा 45 डिग्री वामावर्त दिशा में ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे वो क्या बन जाएगा, ये उत्तर दिशा उत्तर पश्चिम बन जाएगा। ठीक है, उत्तर दिशा क्या बन जाएगा, उत्तर दिशा उत्तर पश्चिम बन जाएगा। जब ये भी 45 डिग्री ट्रांसफर होगा तो उत्तर दिशा क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर दिशा ही पूछा गया था, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, जो कि हमारा दिया गया है डी ऑप्शन करेक्ट। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में फुल्ली को FULLY, फुल्ली को क्या लिखते हैं CPPYJ, ये लिखा जाता है। ठीक है, तो हमें आगे बताना है कि गिवन को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इनमें संबंध अगर देखते हैं तो F से अगर हम फुल्ली लिखा हुआ, ठीक है, Y से अगर हम C आते हैं या F से J जाते हैं, तो F का जो प्लेस वैल्यू 6 होता है, J का प्लेस वैल्यू 10 होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो +4 हो जा रहा है। और U से अगर Y आते हैं तो U से Y जब आएंगे तो यहाँ पर भी +4 हो जाएगा। L से P आएंगे, ठीक है, तो L होता है 12 और P होता है 16, तो यहाँ भी +4। ठीक है, और L से फिर P, तो यहाँ भी +4, मतलब हर जगह +4 बढ़ा के जो है लिखा गया है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, गिवन जो लिखा हुआ GIVEN, इसको भी हम क्या करेंगे, इसमें सब में +4 जोड़ के लिख देंगे। तो इसमें अगर हम +4 जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, N से बन जाएगा इधर R, और E में +4 जोड़ेंगे, E 5 है, 5 4 9 और 9 की वैल्यू होती है I। V में +4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, V में +4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा Z, और I में +4 जोड़ेंगे तो 9 4 13 और M हो जाता है। ठीक है, G 7 है, 7 4 11, 11 का मान होता है K। तो हमारा आंसर ये प्राप्त हो जाएगा RIZ
RIZMK, RIZMK हो जाएगा, जो कि हमारा दिया गया है किसमें, ए पार्ट में दिया गया है, तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से आकृति में से बताना है सही दर्पण प्रतिबिंब जो नीचे दिए गए अनुसार ए बी के रखने पर, मतलब यहाँ पर इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा ये बताना है, ठीक है। तो अगर देखते हैं इधर प्रतिबिंब रखा है तो इसमें क्या बनेगा, 35 में अगर देखिएगा तो जब दर्पण को रेखा ए बी पर रखते हैं तो आकृति की सही जो दर्पण छवि है वो कहाँ पर है, ए में है, ए पार्ट में जो दिया गया है इसी में बनेगा। इस तरीके से त्रिभुज बनेगा और ये इस साइड में है तो ये यहाँ पर इस साइड में हो जाएगा, ठीक है, इस साइड में हो गया। इसके बाद ये जीरो इसी तरीके से वृत्त हो जाएगा और ये एरो जो है इस तरीके से हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि 6 भाई हैं, एक कतार में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हुए हैं और इसके बाद इनके हमें बताना है कि लास्ट में कि के ठीक पीछे कौन खड़ा है। तो सबसे पहले हम इनको उसी अनुसार लगा लेंगे, ठीक है। उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं, मतलब उत्तर दिशा इस साइड में होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो के एन के ठीक पीछे खड़ा हुआ है, के कहाँ पर है, एन के ठीक पीछे। तो मान लेते हैं ये एन है तो इसके ठीक पीछे के है, इस तरीके से हो जाएगा। ओ जो है एम और एस के ठीक बीच में खड़ा है, ओ कहाँ है, एम और एस के ठीक बीच में खड़ा है। केवल 3 भाई एल के पीछे खड़े हैं, केवल 3 भाई एल के पीछे खड़े हैं, ठीक है। तो एल मान लेते हैं यहाँ पर है, तो एल के ठीक पीछे केवल 3 भाई हैं, तो एम और एस के बीच में ओ है, तो यानी कि एम यहाँ पर हो सकता है या एस यहाँ पर हो सकता है, फिर ओ हो सकता है और फिर एम यहाँ पर हो सकता है या एस यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब कह रहा है कि केवल 3 भाई एल के पीछे खड़े हैं, तो के ठीक पीछे कौन खड़ा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पद हो गए, इस तरीके से खड़े हुए हैं। पूछा क्या गया है के ठीक पीछे, तो के ठीक पीछे कौन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो के ठीक पीछे एल दिखाई दे रहा है और यही आंसर हो जाएगा एल, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, एल पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। आप 37 देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में से अगला क्रम बताना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है। CAMDYL, अब इनमें सब में हम क्या करेंगे, जो पहला अक्षर है इसमें CDE फिर F फिर G फिर H, ठीक है। CDEFGH, मतलब एक एक करके बढ़ रहा है, तो H के बाद यहाँ पर क्या आता है, I, तो यहाँ पे I हो जाएगा। इसी प्रकार अगर दूसरा अक्षर देखते हैं तो दिया गया ए से फिर Y देखेंगे, Y से संबंध W में दिखाएंगे, W का संबंध U में दिखाएंगे, U का संबंध S से क्या होगा और S का संबंध Q से क्या होगा, और जो संबंध होगा वही आगे इसका अक्षर होगा। तो A से Y जाएंगे तो -2 करेंगे, ठीक है। Y से फिर W जाएंगे तो -2 करेंगे, फिर W से U आएंगे तब भी -2 करेंगे, और U से S आएंगे तो भी -2 करके आएंगे, और S से Q आएंगे तब भी -2 करेंगे। तो Q में -2 जब करेंगे तो ये हो जाएगा O, ठीक है, MNOP Q, तो I वो हो गया। अब लास्ट वाला जो क्रम बचा है M से L फिर L से K से J, यानी कि यहाँ पे -1 घट रहा है, तो H में जब -1 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से IOG इसका आंसर है, जो कि ए पार्ट में दिया गया है, तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, 2 कथन दिए गए हैं, दोनों निष्कर्ष हैं और इसके बाद सत्य कथनों को सत्य मानते हुए चाहे वो सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हैं, निश्चित कीजिए कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों के अनुसार है, ये बताना है। तो कथन दिया गया है कि कुछ घोड़े ट्रक नहीं हैं, तो मान लेते हैं ये घोड़े हैं और ट्रक इधर है और इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। सभी घोड़े सफ़ेद हैं, सभी घोड़े क्या हैं, सफ़ेद हैं। तो ये घोड़े हो गए, तो इनको कर देते हैं सभी को सफ़ेद, ठीक है। अब ये हो गया, हमारे 2 कथन हो गए। अब इसी कथन के अनुसार हमें निष्कर्ष निकालना है। पहला निष्कर्ष है कि कुछ सफ़ेद ट्रक हैं, तो कुछ सफ़ेद देखिए ट्रक है, तो ट्रक का कोई संबंध इससे नहीं है, तो ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। फिर दिया गया है कि कुछ घोड़ों का ट्रक होना एक संभावना है, कुछ घोड़ों का ट्रक होना एक संभावना है, हाँ, तो कुछ घोड़ों का ट्रक होना एक संभावना हो सकता है। तो यहाँ पे जो है दूसरा कथन सही निकलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, केवल निष्कर्ष 2 कथनों के अनुसार है, तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, एक कूट भाषा में दिया गया है, डार्क DARK, ठीक है,
डार्क को हमने डार्क को क्या लिखा गया है, ECSM लिखा गया है। और इसी प्रकार हमें गेम सॉरी इसमें गेम नहीं, फिर एक और कूट भाषा लिखा गया TREE, और इसका जो कूट है वो है UTFG। और इसी भाषा में हमें गेम को बताना है कि इसका जो है कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले डार्क से ECSM कैसे आएगा, तो देखिए D से अगर हम E आते हैं तो +1 करते हैं, फिर A से अगर हम C जाते हैं तो +2 करते हैं, R से S आएंगे तो +1 करेंगे, और K से M आएंगे IJKLM तो +2 करेंगे। तो यहाँ के +1 +2 +1 +2 ऑप्शन चला। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखते हैं तो ये भी +1 है, और यहाँ पे R से T जाएंगे तो +2, फिर +1 और +2। तो हमें पता चल गया कि +1 +2 करके मिल रहा है ऑप्शन। तो यहाँ पे हम G में क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो G में जब +1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा H, और A में हम क्या करेंगे, +2 करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा C। M में फिर +1 करेंगे तो N मिलेगा, और E में +2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा EFG, तो G हो जाएगा। तो आंसर क्या हमारा मिल गया, आंसर मिल गया HCNG। तो जो कि दिया गया है सी पार्ट में, तो सी पार्ट इसका करेक्ट है। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 38 39 हो गया, 40 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि अमन और बीना एक दंपति हैं। अमन विमल के पिता मनीष के भाई हैं, बीना लता की बहू है। विमल और लता के पति के बीच क्या रिश्ता है, ये बताना है। तो अमन और बीना क्या है, एक दंपति है, मतलब कि अमन और बीना क्या है, पति पत्नी है। चलिए बनाते हैं इसका आरेख बनाते हैं। मान लेते हैं ये अमन है, और अमन की बीना पत्नी क्या है, बीना है। ठीक है, अमन और बीना पति पत्नी हो गए। अमन जो है क्या है, विमल के पिता मनीष के भाई हैं। ठीक है, विमल के पिता मनीष के भाई हैं, कौन, अमन। तो अमन जो है क्या है, मनीष के भाई हैं, ये भाई हो गए। और ये किसके पिता हैं, ये विमल के पिता हैं। किसके पिता हैं, विमल के पिता हैं। तो विमल के पिता हो गए मनीष। ठीक है, इस प्रकार, और मनीष और अमन ये दोनों लोग भाई हो गए क्वेश्चन के अनुसार। बीना क्या है, लता की बहू है। बीना जो है किसकी बहू है, लता की बहू है। तो लता की बहू का नाम क्या है, बीना है। ये हो गई बहू, लता की बहू हो गई। अब यहाँ पे हमें बताना है कि विमल और लता के बीच संबंध बताना है, ये वाला संबंध बताना है। ठीक है, विमल और लता के बीच संबंध बताना है, ये वाला संबंध बताना है कि ये क्या इनकी दोनों के बीच के संबंध है। अब ये बहू हो गई तो इनका एक पति होगा, लता का पति। लता का जो पति है वो क्या होगा, अमन का पिता होगा। अमन का क्या होगा, पिता होगा। और अमन का पिता होगा तो ये मनीष का भी पिता होगा। मनीष का भी क्या होगा, पिता होगा। अब जब मनीष का भी पिता है तो विमल उस मनीष का बेटा है, तो विमल और लता क्या हो जाएगी, उसकी फिर दादी हो जाएगी। लता क्या हो जाएगी, दादी हो जाएगी, या फिर विमल क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। तो लता या फिर दादी हो जाएगी, या फिर विमल पोता। लता के बारे में पूछा गया था, तो ये हो जाएगा पोता, और लता हो जाएगी दादी विमल की। जो कि ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो आंसर ई पार्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, ई पार्ट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, उस आकृति को चुनना है जो आकृति के रूप में निहित है और घूर्णन की अनुमति नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रश्न में दी गई आकृति अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार आकृति है। तो ये किस आकृति, ये जो आकृति है किस ऑप्शन में बैठता है, तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये इस प्रकार की आकृति जो है, आप डी ऑप्शन देखते हैं, ये बना हुआ है। तो यही डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पहचानना था तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है। दिया गया है कि एक पासा लिया गया है और पासे में हमें बताना है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है। एक पासा है जिसमें बताना है कि 1 से 6 तक संख्याएं हो जाती हैं। संख्या 1 और 4 वाले फलक क्या हैं, एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के सन्निकट हैं, मतलब विपरीत नहीं है। तो यहाँ पे 1 का विपरीत और 4 का विपरीत, 1 और 4 का विपरीत जो है नहीं पता है। ये दोनों एक दूसरे के सन्निकट है, मतलब एक दूसरे के अगले बगल हैं, तो ये विपरीत तो नहीं होंगे। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है कि संख्या 6 वाला जो फलक है संख्या 3 वाले फलक के विपरीत में है, मतलब 6 का विपरीत जो है क्या है, 3 है। फिर संख्या 2 संख्या 4 वाले फलक के विपरीत में, मतलब संख्या 2 है वो 4 का विपरीत नहीं है, तो यानी कि 1 का विपरीत हो सकता है। तो इन संख्याओं में से कौन सी 2 के विपरीत हो सकती हैं, इन संख्याओं में से कौन सा 2 के विपरीत हो सकता है।
तो संख्या 2 का विपरीत क्या होगा, ए होगा, 1 होगा, जो कि दिया गया है ए पार्ट में, तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में लिखा जाता है ऐसे, ठीक है, जॉकी लिखा JOCKEY, जॉकी को कैसे लिखा जाता है, KCJYOE। तो हमें बताना है कि ये जो अगला अक्षर एक्सरसाइज इसको हमें जो है इसी प्रकार का क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जॉकी जो लिखा हुआ अगर क्रम में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या किया गया है कि जो है के को यहाँ पे ले आ गया पहले स्थान पर, फिर सी को क्या ले आया गया है इसके बाद में लिख दिया गया है, फिर सी के बाद अब के सी इधर लाया गया है। ठीक है, यानी कि चौथा स्थान ये हो गया, तीसरा स्थान ये हो गया, इसके बाद फिर पहले स्थान को लाया गया है, फिर लाया गया है छठवें स्थान, छठवें स्थान के बाद फिर लाया गया इसमें दूसरा स्थान, फिर लाया गया है पांचवा स्थान। तो मतलब कि 1 2 3 4 5 6 को इस तरीके से 4 3 1 6 2 5 करके बदल दिया गया है। तो हम भी ऐसे बदल देंगे 1 2 3 4 5 6। तो पहले हम लाएंगे चौथे को, तो यहाँ पे हो जाएगा आई, फिर लाएंगे तीसरे को तो हो जाएगा सी, फिर लाएंगे पहले को तो हो जाएगा ई, फिर लाएंगे हम छठवें को, छठवां हमारा क्या है ई है। ठीक है, तो ई हो गया, फिर लाएंगे दूसरे को, दूसरा हमारा एक्स है, फिर हम लाएंगे पांचवें को, तो पांचवा हमारा एस है। तो इस प्रकार हमारा ये राइट आंसर बन जाएगा, जो कि दिया गया है किस पार्ट में, तो बी पार्ट में दिया गया है, तो बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए उस विकल्प को चुनना है जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। फल और अनार, तो फल जिस प्रकार फल, अनार क्या होता है, एक फल होता है, तो इसमें से कौन सा एक स्तनधारी है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कुत्ता जो होता है स्तनधारी होता है, तो कुत्ता स्तनधारी के अंतर्गत आएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है कि वाइफ लिखा हुआ है और इसका कोड लिखा हुआ है 172, कैट लिखा गया, इसका कोड लिखा गया 72। तो उसी प्रकार हमें सन का कोड बताना है कि क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वाइफ की अगर हम बात करते हैं इनके प्लेस वैल्यू को, तो डब्लू का होता है 23, 9 का आई जो होता है 9 होता है, और फिर F6 होता है, और ये 5 होता है। इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, प्लस प्लस, तो इन 23 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5, तो ये हो जाता है 43। और 43 में अगर हम 4 का गुणा करते हैं, क्योंकि 4 शब्द है 1 2 3 4, तो 4 से गुणा करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा 172। तो इसी प्रकार अगर कैट का देखते हैं, तो कैट का प्लेस वैल्यू 3 होता है, प्लस 1 प्लस टी का होता है 20, इसको जोड़ते हैं तो 20 21 3 24 हो जाता है। इसमें अक्षरों की संख्या 3 है, तो 3 से गुणा करेंगे तो हो जाता है 72। तो इसी प्रकार हम सन में भी लगा देंगे, एस का जो प्लेस वैल्यू हो कितना है 19 है, और ओ का होता है 15, प्लस एन का कितना होता है 14। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो आंसर मिलता है 48, और 3 अक्षर हैं तो 3 से करेंगे गुणा, तो ये हमारा हो जाएगा 144। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 144, जो कि हमारा दिया गया है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे जीएस के क्वेश्चन। दिया गया है पहला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चौरी चौरा कांड जो हुआ था ये 1922 में हुआ था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ये कहाँ पर पड़ता है, गोरखपुर जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश का एक कस्बा है। 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी 1922 को यह हिंसक घटना हुई थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों और 3 नागरिकों की मौत हो गई थी। पुलिस थाने में किसानों की एक भीड़ ने क्या था, आग लगा दिया था। चलिए पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था ये नई दिल्ली में ही हुआ था। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और इसमें 30 देश के 171 प्रतिनिधि और भारतीय बौद्ध संगठन के 150 प्रतिनिधियों ने जो है इसमें हिस्सा लिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पुष्प और बीज धारण करने वाले पौधे अर्थात फैनरोगैम पुष्पोद्भिद जिसको कहते हैं होते हैं, इनमें से कौन सा पौधा। तो फैनरोगैम या पुष्पोद्भिद का अर्थ होता है बीज उत्पन्न करने वाले पौधे। इन्हें 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं, एक हो जाता है अनावृतबीजी, एक होता है आवृतबीजी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये जो आते हैं ये होते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म को अनावृतबीजी कहते हैं और एंजियोस्पर्म को आवृतबीजी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। इनमें से सबसे लंबी सीमा साझा जो है करता है भारत बांग्लादेश के साथ। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसका कितना है, तो 4096.7 किलोमीटर है।
बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। चलिए, जमी हुई गैस, चट्टान, धूल के ब्रह्मांडीय हिमगोले जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको हम कहते हैं धूमकेतु। क्या कहते हैं? धूमकेतु कहते हैं। ठीक है। भारत की जनगणना अधिनियम के प्रावधानों के तहत जनगणना करा जाता है और वो कौन सा अधिनियम है? कौन से अधिनियम के अंतर्गत? तो वो है अधिनियम 1948 के अंतर्गत। आंसर इसका क्या है? सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान भारत के त्रिपुरा में पृथ्वी की सफाई के साथ साथ 14 देवताओं की पूजा करने से संबंधित है? तो देखिए, इसमें से अगर देखा जाएगा तो वो है खर्ची पूजा। खर्ची पूजा जो अनुष्ठान है ये भारत के कहाँ पर? त्रिपुरा में होते हैं, जो पृथ्वी की सफाई के साथ साथ 14 देवताओं की पूजा करने से संबंधित होता है। और बानी जो त्यौहार है ये आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बानी त्यौहार कहाँ से होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए दुर्गा पूजा, तो सबसे ज़्यादा दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और टूसू त्यौहार जो है ये असम, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या है? ए पार्ट आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन देखने की क्षमता में एक अहम भूमिका निभाता है इनमें से? तो उस विटामिन का नाम है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कपास उगाने के लिए कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है? तो कपास उगाने के लिए पाला रहित यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो 210 दिनों के चाहिए, 210 दिन लगभग चाहिए जहाँ पे पाला ना पड़े। कपास जो होता है किस प्रकार की फसल है? तो एक खरीफ फसल है और एक नकदी फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका मूल स्थान जो है भारत ही है। और कपास के पौधों के लिए तेज धूप बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उन्हें प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त धूप की जरूरत होती है। चलिए, द वाइट टाइगर नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक हैं अरविंद अडिगा, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, इसरो के द्वारा दिए गए या NVS-1 उपग्रह के प्रक्षेपण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है ये है नौवहन सेवाओं की निगरानी के लिए बनाया गया। दूसरा, इसका प्रक्षेपण भू स्थित उपग्रह प्रक्षेपण यान के माध्यम से किया गया था। तीसरा, यह प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया था। यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो 56 में अगर देखा जाएगा तो तीनों इसके बारे में सही हैं, NVS-1 उपग्रह के प्रक्षेपण के बारे में। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट 1, 2 एंड 3। चलिए, 57 नंबर क्वेश्चन है, बहुपरमाणक धनायनों के सामान्य नाम प्रायः प्रत्यय के साथ समाप्त होते हैं और किस प्रत्यय के साथ समाप्त होते हैं? तो वो जो होता है ये ओनियम प्रत्यय लगता है इसमें से। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वो निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र के वादक हैं? पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? पंडित रविशंकर जो है ये सितार बजाते थे, सितार वादक थे। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की विशेषता किस संविधान से लिया गया? कौन से देश के संविधान से लिया गया? तो एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद किस मुगल शासक का अंग्रेजों ने तख्ता पलट करके उसे बर्मा में निर्वासन के लिए भेज दिया था? तो ये अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बहादुर शाह द्वितीय जो थे 1857 के विद्रोह के बाद, जो बहादुर शाह द्वितीय थे इनको अंग्रेजों ने तख्ता पलट करके म्यांमार में निर्वासन के लिए भेज दिया गया था। और जब विद्रोह कुचल दिया गया तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया और उनके बेटों को जो उनके सामने ही मार डाला गया। तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा? ई पार्ट। इनमें से कोई नहीं क्योंकि बहादुर शाह द्वितीय थे। आंसर हो जाएगा ई पार्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युद्ध के हिंदू देवता मुरुगन की अनुष्ठानिक पूजा के दौरान भक्तों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है? इनमें से तो कौन सा नृत्य है? तो उस नृत्य का नाम है कावड़ी अट्टम नृत्य। ठीक है, कौन सा नृत्य है? कावड़ी अट्टम नृत्य, जो कि युद्ध के हिंदू देवता मुरुगन की अनुष्ठानिक पूजा के दौरान भक्तों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य किस राज्य में होता है? तो तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से बताना कि भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन के संदर्भ में कथन कौन सा सत्य है? पहला है गगनयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। ठीक है, दूसरा इसमें से गगनयान परियोजना के तहत चालक दल के सदस्यों को 3 दिवसीय मिशन के जरिए 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा। और तीसरा है इस मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए
4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, तो इनमें से बताना है कि इन तीनों में से क्या सही है। तो इन तीनों में से अगर देखा जाए तो तीनों सही है, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। उपरोक्त सभी 1 2 3 एंड 1 2 3 जो 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम है, उनका नाम क्या है, नाम याद रखिएगा। उनमें पहला नाम है प्रशांत नायर जो कि केरल के हैं, अंगद प्रताप हैं जो कि प्रयागराज से हैं, अजीत कृष्णन है तमिलनाडु से, और शुभांशु शुक्ला लखनऊ से हैं। तो ये याद रखिएगा। चलिए, अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तो अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में प्रमुख 5 राजनीतिक केंद्र थे, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। उपरोक्त में से कोई नहीं। 5 कौन था? पहला तो इसमें पाटलिपुत्र, दूसरा था तक्षशिला, तीसरा उज्जैनी, चौथा तोषली और पांचवा था सुवर्णगिरी। परिवारों के द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है? तो परिवारों के द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय को व्यक्तिगत आय कहते हैं, पर्सनल टैक्स इनकम कहते हैं। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से किस सुप्रसिद्ध गजल गायक का हाल ही में निधन हो गया? उनका नाम क्या है? तो उनका निधन हुआ है जिनका, इनमें से उनका नाम है पंकज उधास। अभी हाल ही फिलहाल में 24 फरवरी 2024 को, सॉरी 26 फरवरी 2024 को इनका निधन हुआ है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो है पंकज उधास। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। कब? 2006 में सम्मानित किया गया था। चलिए, अब देखेंगे कंप्यूटर से क्वेश्चन। एमएस एक्सेल सीट में 5वीं रिक्त पंक्ति और तीसरे स्तंभ का एड्रेस निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अब एमएस एक्सेल सीट में अगर 5वीं पंक्ति और तीसरे स्तंभ का एड्रेस देखेंगे तो वो हो जाएगा C5। क्या होगा? C5 होगा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। 22 से 25 फरवरी 2024 के मध्य द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दोस्ती, इनमें से कौन सा देश पर्यवेक्षक के रूप में जो है शामिल हुआ है? ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बांग्लादेश जो है पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। और यह अभ्यास भारत, मालदीव, श्रीलंका ने माले में जो है ये दोस्ती अभ्यास जो है अपनाया था। ये 16वां संस्करण था इस बार का। चलिए, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा होम टाइप के अंतर्गत आने वाला एक विकल्प नहीं है? इनमें से एमएस वर्ड के होम टाइप विकल्प में टेबल जो है इसमें शामिल नहीं होता, बाकी सारे शामिल होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट के द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सेवा नहीं है? इनमें से इंटरनेट के द्वारा प्रदान की जाने वाली इनमें से एक सेवा अगर देखा जाए तो ईमेल होता है, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से चलता है। वर्ल्ड वाइड वेब भी है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यहाँ पे दिया गया इथरनेट। इथरनेट नहीं होता। इथरनेट इंटरनेट के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। ये है एक लायन तकनीक है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर को एक नेटवर्क से आपस में जोड़ा जाता है ताकि डेटा आदान प्रदान हो सके। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। एमएस एक्सेल सीट में किए गए एडिट को वापस पहले की तरह करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम करते हैं प्रयोग कंट्रोल+Z। कंट्रोल+Z का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल+S से सेव करते हैं, ठीक है, किसी भी फाइल को सेव करते हैं। कंट्रोल+V से पेस्ट करते हैं किसी भी कॉपी किए गए फाइल को। कंट्रोल+Y से क्या होता है? अंतिम क्रिया को पुनः करने के लिए किया जाता है, जिसको कहा जाता है रीडो करने के लिए। चलिए, अगला प्रश्न है पॉपअप मेनू जो एमएस वर्ड 2007 में टेबल के किसी भी सेल पर राइट क्लिक करने पर दिखाई देता है कि इंसर्ट विकल्प से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं इनमें से? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। इंसर्ट रोज अक्रॉस इसका संबंधित नहीं, बाकी इंसर्ट सेल, इंसर्ट रोज एबव, इंसर्ट रोज बिलो ये सभी संबंधित होते हैं, इंसर्ट विकल्प में होते हैं, लेकिन ये रोज अक्रॉस जो होता है ये इसके अंतर्गत नहीं आता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 72। ईमेल फॉरवर्डिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? तो किसी ईमेल को फॉरवर्ड करते समय मौजूदा अटैचमेंट को हटाया जा सकता है, अतः यहाँ पर बी पार्ट जो दिया गया है, ईमेल फॉरवर्ड करते समय मौजूदा अटैचमेंट को हटाना संभव नहीं है, जो कि गलत है। ये हटाया जा सकता है, ठीक है, तो यही पार्ट गलत है, बाकी सारे सही हैं। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए, एमएस वर्ड 2007 में एग्जामिनेशन शब्द पर टॉगल केस लागू करने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा? ठीक है, तो एमएस वर्ड 2007 में अगर हम ये चीज़ लागू करते हैं जो दिया गया है, तो इसमें हमें कुछ इस प्रकार एग्जामिनेशन में प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा हमें, ठीक है। पहला अक्षर जो होगा स्मॉल हो जाएगा, बाकी सारे कैपिटल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल फार्मूला जो दिया गया है इसका परिणाम क्या होगा? देखिए, इसका परिणाम जो दिया गया है इसमें अगर हम देखेंगे इसमें जो सीधा सीधा दिया गया है 6 दिया गया, ठीक है,
तो 6 हो जाएगा। बाकी आप लोग इसको जो है लगा लीजिएगा एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्च इंजन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है। एक सर्च इंजन जो है निम्नलिखित में से किसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है। तो एक्सेस अगर हम बात करेंगे एक सर्च इंजन, तो वेब ब्राउजर के माध्यम से एक्सेस करते हैं। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। ठीक है। अब वेब ब्राउजर जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट में उपलब्ध सामग्री को देखने और प्रयोग करने में हमारी क्या है, सहायता करता है। चलिए एमएस वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इनमें से नहीं होता है। प्रिंट प्रीव्यू में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए प्रिंट होता है, जूम होता है, पेज सेटअप होता है, क्विक प्रिंट नहीं होता है इनमें से। तो क्विक प्रिंट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्विक प्रिंट इसका आंसर हो जाएगा। एमएस एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी रेंज में उन सेल्स की गिनती करता है जो रिक्त नहीं है। तो इसमें से कौन सा फंक्शन होगा, तो वो फंक्शन है काउंट ए। ठीक है, काउंट ए जो है, काउंट ए फंक्शन जो है ये क्या करता है, इसका प्रयोग करते हैं। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78 है निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में मिश्रित सेल रेफरेंस का एक उदाहरण है। तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो वो हो जाएगा A5। ठीक है, A5 एमएस एक्सेल में मिश्रित सेल रेफरेंस का उदाहरण होता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इंस्टेंट मैसेजिंग सेवाएं निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सेवाओं में आती हैं। तो ये सभी आती हैं संचार में। ठीक है, कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन एक प्रकार है, सर्विस का एक प्रकार है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईमेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ईमेल एक संदेश वितरण प्रणाली है जो कि सही है। ईमेल या जीमेल एक निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा, ये भी सही है। दुनिया का प्रत्येक ईमेल एड्रेस यूनिक है। ठीक है, ये भी सही है। दिया गया ईमेल एड्रेस के पहले भाग में डोमेन नेम होता है। तो ये पार्ट अगर देखा जाएगा तो 80 में ये गलत है। ठीक है, ईमेल जो होता है इसमें अगर देखा जाए तो ईमेल एड्रेस के 2 भाग होते हैं। पहला होता है यूजर नेम, दूसरा होता है डोमेन। इसमें डोमेन नेम ईमेल एड्रेस के दूसरे भाग में होता है, ना कि पहले भाग में होता है, इसलिए गलत है। तो गलत वाला ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, बस इसके बाद वीडियो को करते हैं एंड। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथ में। काकोरी षड्यंत्र केंद्र में प्रधान आरोपी जो थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। ठीक है, तो उन्हें फांसी जो दिया गया था ये दिया गया था गोरखपुर शहर में। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र केंद्र जो हुआ था ये 1925 की एक घटना थी, काकोरी कांड कहलाई थी। इसमें 17 लोगों को लंबी सजा दी गई थी, 4 लोगों को आजीवन कारावास दिया गया था और 4 क्रांतिकारियों को निम्न जगहों पर फांसी दी गई थी। उनमें से पहले हो गए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जिन्हें गोरखपुर में फांसी दिया गया, एक थे अशफाक उल्ला खां जिन्हें फैजाबाद में फांसी दिया गया, रोशन लाल थे नैनी प्रयागराज में फांसी दिया गया था और राजेंद्र लाहिड़ी थे, इन्हें गोंडा में फांसी दिया गया था। चलिए निम्नलिखित में से किस देश के प्राइवेट कंपनी ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना पहला निजी स्पेस क्राफ्ट लैंड कराया है। तो ये लैंड कराया गया है अमेरिका के द्वारा। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शिलान्यास किए गए सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना। पहला कथन है प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम में रंगपो स्टेशन रेलवे की आधारशिला रखी। रंगपो रेलवे स्टेशन का डिजाइन सिक्किम की समृद्ध संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा। तीसरा, यह स्टेशन पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के पास सेवोके से सिक्किम में रंगपो तक निर्माणाधीन 45 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का हिस्सा होगा। इनमें से कौन सा पार्ट सही है ये बताना। यहाँ पे अगर देखेंगे तो तीनों पार्ट सही है। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना है। कथन ए है भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है और कारण दिया गया इसका कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। अब इसमें से हमें बताना है क्या सही है। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें तो भोजपुरी जो उत्तर प्रदेश की लोक भाषा जो कि सही है, यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में प्रमुख रूप से बोली जाती है। तो कथन क्या है, ए जो है बिल्कुल सही है। कारण जो दिया गया है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भोजपुरी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं का प्रयोग असहजता से करते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, अन्य भाषाओं का प्रयोग भी सहजता से करते हैं। तो आर जो है कारण जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो आंसर इसके लिए सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर अवस्थित है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये कहाँ पर अवस्थित है ये बताना है। ठीक है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये उन्नाव जिले में पड़ता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, उन्नाव जिला। ठीक है, उन्नाव जिले में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में राज्य शिक्षा उच्च परिषद कब स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में
की गई थी? तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसलिए राइट हो जाएगा 1995। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है इसमें लखनऊ में स्थित है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1989 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का आलू अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? आलू अनुसंधान केंद्र जो पड़ता है ये मेरठ जिले में पड़ता है, तो बी पार्ट इसके लिए राइट हो जाएगा। मेरठ जिले में मोदीपुरम स्थान है, वहीं पर स्थित है। ठीक है, और केंद्रीय वाला जो है वो शिमला में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? सुमेलित नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ, पिकअप भवन लखनऊ, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा, यूपीएफसी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इनमें से जो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ दिया गया ये गलत है। ये कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में। तो यहाँ पे गलती ए पार्ट में की गई है, बाकी सारे सही हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास्प जिसको कहते हैं, ये प्रायोजित किया गया था, किसके द्वारा प्रायोजित किया गया था? तो ये प्रायोजित जो था ये विश्व बैंक के द्वारा प्रायोजित था। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवाब सुजाउद्दौला की बेगम जो है प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो यह स्थित है फैजाबाद में। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट, फैजाबाद, जो कि अभी अयोध्या से नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है ग्रेटर नोएडा में। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और यह उत्तर भारत का प्रथम डेटा सेंटर है, जो कि हाइपर स्केल डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया पहला आंकड़ा केंद्र है। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मेला दिया गया और स्थान। ठीक है, माघ मेला कहाँ लगता है? तो माघ मेला लगता है इलाहाबाद में। झूला मेला कहाँ पर लगता है? झूला मेला जो है झूला मेला वृंदावन में। पशु मेला जो लगता है ये बटेश्वर में लगता है, और बेदेवा का मेला ये बाराबंकी में लगता है। तो इस प्रकार ये मेलों को भी याद रखना है, मेलों को भी, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और बनेंगे भी। तो 93 में आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट करेक्ट। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है और कहाँ पर स्थापित किया गया ये बताना। ठीक है, प्रथम बायोटेक पार्क जो है ये लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राजधानी में स्थापना की गई है। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्रफल जो है 2.7% है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में क्या स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में पतली पट्टी के रूप में जो स्थित है उसको कहते हैं भाबर क्षेत्र। क्या कहते हैं? भाबर क्षेत्र कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जिला और मुख्यालय मिलान करना है। संभल जिला जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय का नाम है पवासा। सिद्धार्थनगर जिले का मुख्यालय क्या है? तो नौगढ़ है। और कौशाम्बी जिले का मुख्यालय क्या है? मंझनपुर है। और अमेठी जिले का मुख्यालय क्या है? गौरीगंज है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो होगा आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 98 है, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 के द्वारा राज्य के संपूर्ण नगरीय क्षेत्र को कितने भागों में विभक्त किया गया था? तो ये अगर हम देखेंगे तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 के नाम से नया कानून बनाया गया, जिसके तहत राज्य के संपूर्ण नगरीय क्षेत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से भाग थे? तो नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये बनाया गया है वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी में। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित पड़ता है मथुरा जिले में। ठीक है, जिसको कहते हैं 2001 में इसकी स्थापना किया गया था। 2001 में इसकी स्थापना किया गया था। तो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो यहाँ पे एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।